हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज हम वन कॉन्सेप्ट अ डे सीरीज में करेंगे बायोफ्यूल्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे फिर आप अभी प्रेजेंटली गवर्नमेंट क्योंकि हमारी नेशनल पॉलिसी फ्रेम हुई है बायोफ्यूल्स पे, दैट वाज इन 2018, सो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आप पीसीएस पास्ट ईयर पेपर्स देखते हैं तो 2013 में आपसे एक्सप्लिसिट क्वेश्चन पूछा गया है। वील स्टार्ट विद दैट, then we'll move to biofuels. So PCS Mains 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, what are the first and second generation biofuels? So आप देख सकते हैं 2013 से ही ये इंपॉर्टेंट है। और 2018 में, जो कि अभी हम आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे, तो नेशनल पॉलिसी बनाई गई थी ऑन बायोफ्यूल्स। इसीलिए ये जो टॉपिक है ये काफी ज्यादा रेलेवेंट है आज भी। तो यहां पर हम बायोफ्यूल्स को समझने की कोशिश करेंगे। विल स्टार्ट विद व्हाट आर बायोफ्यूल्स। देखिए, बायोफ्यूल्स हम इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका बायो और एक है आपके फ्यूल्स। बायो का मतलब क्या है? एनीथिंग विच इज ऑर्गेनिक, राइट। यहां पर हम फ्यूल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं बाय यूजिंग ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है जी। अगर हम कहें इट इज अ हाइड्रोकार्बन फ्यूल दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एन ऑर्गेनिक मैटर। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि तभी इसको बायोफ्यूल कहा गया है। फॉर एग्जाम्पल, आप फ्यूल्स के लिए क्या यूज करते हैं? पेट्रोल, डीजल। अब वो क्या है? क्या वो ऑर्गेनिक मैटर से बने हुए हैं? राइट, बने तो ऑर्गेनिक मैटर से हुए हैं दोनों ही, चाहे पेट्रोल चाहे कोल, लेकिन उनको बनने में बहुत मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। लेकिन हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि हम ये फ्यूल्स शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बना पाए विद द यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। So that is why it is written in a short period of time. Again, I am repeating, जो आप conventional fuels use कर रहे हैं, that is petrol and diesel, वो भी ऑर्गेनिक मैटर से बने हुए हैं। क्योंकि कोल कैसे बनता है आपका? डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स। ऑन दी अदर हैंड पेट्रोलियम कैसे बनता है? दैट इज डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, है ना। तो यहां पर बने तो वो भी ऑर्गेनिक मैटर से ही है, लेकिन उनको बनने के लिए मिलियंस एंड बिलियंस ईयर्स ऑफ का टाइम लग जाता है। लेकिन हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि हम ऑर्गेनिक मैटर से ही फ्यूल बना पाए, लेकिन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। Right, so that is the definition of biofuel. Biofuels क्यों important है? क्योंकि ये environmental friendly fuels हैं। Environmental friendly fuels का मतलब क्या है? अगर आप डीजल और पेट्रोल यूज करते हैं तो वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली तो नहीं है, लेकिन जो बायोफ्यूल्स हैं दीज आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिराइव किससे हुए हैं? रीन्यूएबल बायोमास रिसोर्स से। रीन्यूएबल का मतलब क्या होता है? जिसको हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं। अब जो कोल एंड पेट्रोलियम है वो रीन्यूएबल सोर्सेस तो नहीं है, क्योंकि इनको बनने में मिलियंस एंड बिलियंस ईयर्स लग जाते हैं। तो इसीलिए ये जो फ्यूल्स हैं वो एक तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, और ये किससे बने हैं? वो रीन्यूएबल रिसोर्सेज से बने हैं। ठीक है जी। अगर हम इसके एडवांटेजेस देखें तो आप देख सकते हैं, टू सप्लीमेंट दी कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। अब आपको पता है जो कोल एंड पेट्रोलियम है वो तो खत्म हो जाएंगे किसी ना किसी दिन, तो यहां पर हम सप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज हैं उनको हम प्रोलॉन्ग कर पाए। ठीक है। नंबर 2, टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब क्योंकि ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है तो यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट आसान हो जाती है। ठीक है जी। यहां पर हम हाई इकोनॉमिक ग्रोथ करना चाहते हैं बाय जो एनवायरमेंट को डैमेज कम से कम हम करें। ठीक है जी। दीज आर दी बायोफ्यूल्स। आपको डेफिनेशन याद हो गई, क्योंकि अगर आपसे बायोफ्यूल्स पे क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको हमेशा डेफिनेशन से स्टार्ट करना है। राइट, बायोफ्यूल्स की डेफिनेशन क्लियर है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बायोफ्यूल्स। कौन कौन से जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। पहला, फर्स्ट जनरेशन, जहां पर हम फ्यूल बनाने के लिए कौन सा बायोमास यूज करते हैं? एडिबल। एडिबल का मतलब क्या है? जो हम खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर शुगर बीट देख लीजिए, शुगर केन देख लीजिए, जो शुगर केन है वो भी तो हम खाते हैं। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? जो शुगर केन है उससे हम क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट कर रहे हैं उसको, दैट इज बायोफ्यूल में। राइट, दीज कंसिस्ट ऑफ द एडिबल बायोमास। नेक्स्ट जनरेशन, जो सेकेंड जनरेशन है, उसमें हम बायोमास यूज कर रहे हैं नॉन एडिबल। अब देखिए, ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, ये चीज तो हम खा रहे हैं और आपको पता है कि जो इंडिया है उसकी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। तो अगर
हम खाने वाली चीजों को बायोफ्यूल्स में कन्वर्ट कर देंगे तो हम खाएंगे क्या, राइट। सो यहां पर हम वेस्टेज ऑफ एडिबल बायोमास कर रहे हैं। सो इसीलिए हमें जरूरत पड़ी कि हम सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स बनाएं, जहां पर जो नॉन एडिबल है, जो हम खा नहीं सकते, फॉर एग्जाम्पल वुड, स्ट्रॉ, ग्रास, वेस्ट, यहां से हम क्या बना पाए, बायोफ्यूल्स जनरेट कर पाए। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है जी। अब अगेन यहां से क्या है, अब हमें थर्ड जनरेशन बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि जो हम नॉन एडिबल बायोमास से क्रिएट कर रहे थे वो क्या कर रहा था, एनवायरमेंट को दूषित कर रहा था। तो हम चाहते हैं कि जो बायोफ्यूल्स हो वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, तो इसकी वजह से हमें थर्ड जनरेशन पे जाना पड़ा, जहां पर हम एल्गल बायोमास यूज करते हैं। मतलब जो एल्गी है, जो आपको स्टैग्नेंट वाटर पे ग्रीन ग्रीन पार्ट दिखता है, दैट इज एल्गी। सो हम एल्गी से क्या कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बायोफ्यूल्स कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी। सो दिस इज द थर्ड जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में क्या है, हम सोलर फ्यूल्स या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग करके हम जो फ्यूल्स बनाना चाह रहे हैं, दैट कम्स अंडर दी फोर्थ जनरेशन। आई होप आई एम क्लियर। सो फर्स्ट जनरेशन में एडिबल पार्ट, सेकेंड जनरेशन में नॉन एडिबल बायोमास, थर्ड जनरेशन में एल्गी यूज कर रहे हैं, और फोर्थ जनरेशन में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज कर रहे हैं। ठीक है जी। सो दीज आर दी फोर्थ जनरेशंस ऑफ बायोफ्यूल्स। सो फर्स्ट जनरेशन में हम क्या कर रहे हैं, यहां पर कार्बन कंटेंट हायर होता है क्योंकि हम एडिबल पार्ट को यूज कर रहे हैं। एडिबल पार्ट मतलब जैसे शुगर केन हो गया, कॉर्न हो गया, जिससे हम बायोफ्यूल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही अगर हम सेकेंड जनरेशन की बात करते हैं तो यहां पर ग्रीन हाउस गैसेस जो कंटेंट है वो होता है, इट इज लेसर देन फर्स्ट जनरेशन। तभी तो हमने फर्स्ट जनरेशन से हम सेकेंड जनरेशन में मूव करें, सेकेंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ। तो जैसे जैसे हम जनरेशंस में आगे चलते जाएंगे वो फ्यूल और भी ज्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता जाएगा। ठीक है जी। ऐसे ही थर्ड जनरेशन में अगर हम देख रहे हैं तो इट इज कार्बन न्यूट्रल। कार्बन न्यूट्रल का मतलब होता है कि ये एनवायरमेंट में कोई भी कार्बन एमिशंस नहीं गिरेगा। ठीक है जी। सो कार्बन न्यूट्रल का मतलब क्या है, जितना आपने कार्बन दे दिया उतना ही कार्बन आपने ले भी लिया, दैट इज कार्बन न्यूट्रल। सो यहां पर हम क्या यूज करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज कर रहे हैं, विच इज दैट इज एल्गी। ठीक है जी। क्योंकि एल्गी क्या है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है। इसको ध्यान से समझ लीजिए, कार्बन न्यूट्रल का मतलब क्या होता है। अब अगर ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है, इसका मतलब क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करेगी और फिर अपना फूड बनाएगी। इसका मतलब क्या है, इसने कार्बन डाइऑक्साइड जितना लिया उतना ही दे दिया। तो इसका मतलब क्या है, जो कार्बन एमिशंस हैं वो बिल्कुल जीरो हो गए। सो दैट इज व्हाई थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स को कार्बन न्यूट्रल कहा जाता है। ठीक है जी। और अब आपके फोर्थ जनरेशन आते हैं जहां पर हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स को यूज करेंगे। सो दीज आर कार्बन नेगेटिव। अब कार्बन नेगेटिव का मतलब क्या है कि ये जो कार्बन ज्यादा प्रेजेंट है उसको भी कंज्यूम कर लेगा और इन रिटर्न कोई भी कार्बन एमिशंस नहीं करेगा। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कार्बन नेगेटिव। दैट मीन्स ये कार्बन यूटिलाइज तो ज्यादा कर रहा है लेकिन एमिट बहुत कम कर रहा है। सो ये हमारे एनवायरमेंट के लिए सबसे अच्छा कहलाया जाएगा। तो अगर हम फर्स्ट जनरेशन से फोर्थ जनरेशन तक जाते हैं तो जो फोर्थ जनरेशन वाले बायोफ्यूल्स हैं दैट विल बी वेरी इफेक्टिव। Why? Because they are carbon negative in nature. I hope I am clear. ठीक है जी। So these are the 4 generations of biofuels. अब नेशनल पॉलिसी बनाई गई थी बायोफ्यूल्स की, दैट इज इन 2018। उसके कुछ सेलिएंट फीचर्स देख लेते हैं क्योंकि इस पे आपसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। सो सबसे पहले क्या है, एन इंडिकेटिव टारगेट ऑफ 20% ब्लेंडिंग ऑफ एथेनॉल इन पेट्रोल एंड 5% ब्लेंडिंग इन बायोडीजल। सो यहां पर हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी पेट्रोल या फिर डीजल से जो हमारी कार्स चलती हैं तो वहां पर हम ब्लेंडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि 20% पार्ट किसका हो जाए, एथेनॉल का हो जाए। किसमें, पेट्रोल पे। सो उससे क्या होगा, पेट्रोल की बचत। ठीक है। सो यहां पर कोशिश की जा रही है जो भी आपके पेट्रोल और डीजल के व्हीकल्स हैं वहां पर हम एथेनॉल ब्लेंडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं।
दिस इज नंबर 1। नंबर 2, जो भी आपके एडवांस्ड बायोफ्यूल्स हैं, देखिए जो एडवांस्ड बायोफ्यूल्स हैं, 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर दिया गया है। एक है आपके बेसिक फ्यूल्स और एक है आपके एडवांस्ड बायोफ्यूल्स। जो बेसिक बायोफ्यूल्स हैं वो हैं आपके फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स। फर्स्ट जनरेशन कौन से थे? एडिबल पार्ट से जो हम बनाते हैं। ऑन द अदर हैंड एडवांस्ड बायोफ्यूल्स में आपके सारी जनरेशन आ जाएंगी, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो फर्स्ट जनरेशन बेसिक बायोफ्यूल्स एंड जो एडवांस्ड बायोफ्यूल्स हैं उसमें सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, सो हमारा थ्रस्ट कहां पर रहेगा कि हम एडवांस्ड बायोफ्यूल्स को ज्यादा प्रमोट करें। क्यों? क्योंकि वो क्या है? एनवायरमेंटल फ्रेंडली ज्यादा है। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है इंक्रीज द स्कोप ऑफ रॉ मटेरियल फॉर एथेनॉल। एथेनॉल बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए उसकी भी एडवांसमेंट कर सकें। सो जो भी हमारे पास सरप्लस फूड ग्रेन्स हैं या फिर जो हमारा फूड ग्रेन खराब हो चुका है, जो एडिबल नहीं रहा, उसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू एथेनॉल। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है डेवलप नेशनल बायोमास रेपोजिटरी बाय कंडक्टिंग अप्रेजल ऑफ बायोमास अक्रॉस दी कंट्री। सो जब तक हम रेपोजिटरी नहीं बनाएंगे, जब तक हमें पता ही नहीं है कि हम कितना बायोमास जनरेट करते हैं, उससे हम बायोफ्यूल्स नहीं बना पाएंगे। सबसे पहले हमारे पास डेटा होना चाहिए कि हमारी कंट्री में कितना बायोमास जनरेट होता है। ठीक है, उससे हम क्या कर पाएंगे? एफिशिएंट मैनेजमेंट कर पाएंगे। राइट, नेक्स्ट आता है बायोडीजल प्रोडक्शन टू बी इनकरेज्ड फ्रॉम नॉन एडिबल ऑयल सीड्स। जो भी नॉन एडिबल ऑयल सीड्स हैं उससे हम क्या कर सकें? बायोडीजल बना सकें, जिससे हम डीजल पे जो अपनी डिपेंडेंस है उसको रिड्यूस कर सकें। ठीक है जी, ऐसे ही थ्रस्ट ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो यहां पर रिसर्च और डेवलपमेंट जो भी है वो हम अच्छे से कर पाए, ये भी इसका एक एजेंडा है। लास्ट आता है दैट इज नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के तहत बनाई जाए, जो एक्चुअली में क्या करे? कमिटी है तो ऑब्वियस सी बात है एफिशिएंट मैनेजमेंट पे काम करेगी। सो यहां पर बायोफ्यूल्स को लेके रेपोजिटरी भी बनाई जाए, एक कमिटी भी बनाई जाए, जिससे हम एफिशिएंट बायोफ्यूल्स जनरेट कर पाए। ठीक है जी, सो दिस वाज द नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018। राइट, अब आता है व्हाट आर दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बायोफ्यूल्स। अभी तक हमने जितना पढ़ा उसमें सारे एडवांटेजेस ही थे कि ये लेस पोल्यूशन करेगी, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, और हम अपनी डिपेंडेंस जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं दैट इज पेट्रोल और डीजल, उस पे अपनी डिपेंडेंस कम कर पाएंगे। अब आप डिसएडवांटेजेस देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर हो क्या रहा है? यूजेस लैंड दैट कुड बी यूज्ड टू ग्रो फूड। अब जो भी नॉन एडिबल पार्ट है या फिर हम एल्गी वगैरह यूज कर रहे हैं, तो उसमें भी तो हम लैंड कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं। तो वो जो लैंड है वो हम किसके लिए यूज कर सकते हैं? फूड क्रॉप्स जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी एक बिग पॉपुलेशन है, तो उनका पेट भरने के लिए ऑब्वियस सी बात है आपको फूड क्रॉप्स ज्यादा चाहिए। तो यहां पर जो लैंड है वो डाइवर्ट हो रही। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट डिसएडवांटेज। दूसरी डिसएडवांटेज देखिए, नीड्स अ लॉट ऑफ लेबर। अब ये एक्सपेंसिव भी होता है। सो यहां पर लेबर तो चाहिए ही चाहिए, और इट इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। सो जिसकी वजह से इसका जो थ्रस्ट है वो कम हो रहा है। राइट, बायोएथेनॉल कैनॉट बी यूज्ड इन कार्स विदाउट मॉडिफाइंग द इंजन। अब देखिए हम बोल रहे हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है, 20% हमने एथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है किसमें? पेट्रोल वाले में, और हमने 5% ब्लेंडिंग करनी है किसमें? डीजल वाले में। अब इससे क्या होता है कि जो आपके फ्यूल टैंक्स हैं जो पहले आपकी कार्स में थे, उन फ्यूल टैंक्स को एक्चुअली में क्या करना पड़ता है? दोबारा रीमॉडिफाई करना पड़ता है, जिससे कि हम वो एथेनॉल ब्लेंडिंग कर पाए। तो उसकी वजह से क्या है, जो भी कार्स के इंजन हैं, फ्यूल टैंक्स हैं, उनको भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सो यहां पर तभी ये क्या बन जाते हैं? दे आर वेरी एक्सपेंसिव। सो यहां पर आपको इंजन्स को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। सो दीज आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ बायोफ्यूल्स। एडवांटेजेस में तो आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, तो एक्सप्लिसिट क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है, व्हाट आर दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बायोफ्यूल्स।
ठीक है जी। सो दिस वाज द होलिस्टिक कवरेज ऑफ बायोफ्यूल्स। बायोफ्यूल्स क्या हैं, कितने प्रकार के एग्जिस्ट करते हैं, नेशनल पॉलिसी कौन सी हमारी इंडिया में एग्जिस्ट करती है, और हम क्या करने की कोशिश कर। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।